आज की तारीख है 8 फरवरी 2026। हमारी डिजिटल दुनिया एक ऐसे पैमाने पर काम कर रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी दुनिया को जो नेटवर्क चलाते हैं वो आज भी काफी हद तक हाथ से मैनेज किए जाते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी और नाजुक मशीन की तरह। बिल्कुल। पर क्या हो अगर नेटवर्क खुद को मैनेज करना सीख लें, अगर नेटवर्क खुद ही सोचने लगे, तो आज हम इसी क्रांति की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और आज हम इसी बदलाव की गहराई में उतरेंगे। कैसे नेटवर्क हार्डवेयर के चंगुल से निकलकर पहले सॉफ्टवेयर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग से चलने लगे हैं। इसके लिए हमारे पास सीएसओ ऑनलाइन और नेटवर्क वर्ल्ड जैसे स्रोतों से 2026 के जो सबसे बड़े ट्रेंड्स हैं उनकी जानकारी है, और कुछ तकनीकी दस्तावेज भी हैं जो इस पूरी क्रांति की नींव समझाते हैं। तो मकसद ये है कि इन सभी को जोड़कर देखें कि ये सोचने वाला नेटवर्क असल में कैसा दिखता है। हाँ, और हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है। तो फिर सबसे पहले इसी भारी भरकम शब्द से शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग या एसडीएन। आसान भाषा में ये बला है क्या? यहीं से कहानी शुरू होती है ना? हाँ, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है दिमाग और मांसपेशियों का। अच्छा। पुराने नेटवर्क में हर डिवाइस, जैसे कोई राउटर या स्विच, उसका अपना छोटा दिमाग होता था जिसे हम कंट्रोल प्लेन कहते हैं, और अपनी मांसपेशियां यानी डेटा प्लेन। और ये दोनों एक ही डब्बे में बंद होते थे। एक साथ? हाँ, दिमाग तय करता था कि डेटा को कहाँ भेजना है और मांसपेशियां बस उसे भेज देती थी। एसडीएन ने बस इन दोनों को अलग कर दिया। अलग कर दिया। कैसे? उसने कहा, सारे छोटे छोटे दिमागों को हटाओ और एक बड़ा सेंट्रल दिमाग बनाओ, एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर जो पूरे नेटवर्क के लिए सोचेगा। और बाकी डिवाइस? अब सारे डिवाइस सिर्फ मांसपेशियां हैं, वो बस उस सेंट्रल दिमाग के आदेश का पालन करते हैं। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे शहर के हर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े पुलिस वाले को हटाकर बिल्कुल। एक सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल रूम बना दिया जो पूरे शहर का ट्रैफिक एक साथ देखकर फैसले लेता है। एकदम सही पकड़ा आपने। सुनने में तो बहुत कारगर लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ा जोखिम नहीं है? अगर पूरे नेटवर्क का दिमाग एक ही जगह पर है तो क्या वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बन जाता? मतलब अगर कंट्रोलर डाउन हो गया तो पूरा नेटवर्क ठप। बहुत बढ़िया सवाल है, और ये एक बहुत आम चिंता थी शुरू में, लेकिन आर्किटेक्चर इसे ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। अच्छा। पहली बात, कंट्रोलर सीधे डेटा के रास्ते में नहीं होता, वो बस नियम बनाकर स्विच को भेज देता है और फिर स्विच अपना काम करते रहते हैं, भले ही कंट्रोलर से उनका संपर्क कुछ देर के लिए टूट भी जाए। ओके। और दूसरी बात, असल दुनिया में कोई भी एक कंट्रोलर नहीं चलाता, हमेशा एक क्लस्टर होता है कई कंट्रोलर्स का, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले ले। बिल्कुल। तो हाँ, दिमाग सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन उसे बहुत सुरक्षित रखा गया है। ये बात समझ में आई। तो ये सेंट्रल दिमाग अपनी मांसपेशियों यानी स्विच और राउटर से बात कैसे करता है? मैंने ओपन फ्लो और P4 जैसे शब्द देखे हैं। क्या ये वो भाषा है जिसका इस्तेमाल होता है? बिल्कुल। ओपन फ्लो वो शुरुआती और सबसे मशहूर भाषा या कह लें प्रोटोकॉल है। ये कंट्रोलर को स्विच से बात करने का एक स्टैंडर्ड तरीका देता है। जब डेटा का कोई पैकेट स्विच पर आता है तो स्विच अपनी फ्लो टेबल में देखता है। फ्लो टेबल? हाँ, इस टेबल में कंट्रोलर के भेजे हुए नियम होते हैं, और नियम बहुत सीधे हैं। अगर पैकेट ऐसा दिखे मैच, तो उसके साथ ये करो, एक्शन। अच्छा, मैच और एक्शन। हाँ, एक्शन हो सकता है उसे आगे भेजो या गिरा दो, या फिर अगर नियम समझ ना आए तो कंट्रोलर से पूछो। लेकिन आपके कुछ स्रोत बताते हैं कि ओपन फ्लो परफेक्ट नहीं है, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, खासकर जब कोई नई तकनीक आती है। सही पकड़ा। ओपन फ्लो की एक बड़ी सीमा है, वो पहले से तय किए गए प्रोटोकॉल हेडर्स पर ही काम कर सकता है। मतलब वो सिर्फ उन्हीं पैकेट्स को समझ सकता है जिन्हें पहचानने के लिए उसे बनाया गया है। अगर कल कोई बिल्कुल नया प्रोटोकॉल आ जाए तो ओपन फ्लो उसे नहीं समझेगा। उसे सपोर्ट करने के लिए अपडेट करना पड़ेगा, जो एक लंबी प्रक्रिया है। और यहीं पर P4 तस्वीर में आता है। P4 का पूरा नाम है प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट पैकेट प्रोसेसर्स। वाह, एक मिनट, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मतलब प्रोटोकॉल से आजाद। तो आप कह रहे हैं कि हम स्विच को भविष्य के उन प्रोटोकॉल्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं जो आज मौजूद भी नहीं है? बिल्कुल। ये तो नेटवर्क हार्डवेयर को पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ बनाने जैसा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने बिल्कुल सही समझा। P4 सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये डेटा प्लेन के लिए एक पूरी प्रोग्रामिंग भाषा है। एक प्रोग्रामिंग भाषा? हाँ, आप P4 का इस्तेमाल करके स्विच को बताते हैं कि देखो, एक नया प्रोटोकॉल ऐसा दिखता है, और जब ये आए तो तुम्हें इसे ऐसे प्रोसेस करना है।
इसने नेटवर्क को हार्डवेयर की सीमाओं से सच में आजाद कर दिया है। अब आप नेटवर्क को सचमुच प्रोग्राम कर सकते हैं। तो एसडीएन ने नेटवर्क को एक अलग दिमाग दिया और P4 ने उस दिमाग को कुछ भी सीखने और सिखाने की भाषा दे दी। और जब भी सीखने और ऑटोमेशन की बात आती है, आज की दुनिया में अगला शब्द हमेशा एआई होता है। हमेशा। आपके सोर्सेज में एआई इस नई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? और यहीं से ये कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। एआई इस प्रोग्रामिंग की क्षमता का भरपूर फायदा उठा रहा है और इसका असर दो मुख्य क्षेत्रों में दिख रहा है। पहला है नेटवर्क ऑपरेशंस, जिसे अब एआई ऑप्स कहा जा रहा है। एआई ऑप्स? हाँ, एआई नेटवर्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से ऑटोमेट कर रहा है। वो समस्याओं का पूर्वानुमान लगा सकता है। पूर्वानुमान मतलब फेल होने से पहले ही बता देगा कि कोई डिवाइस खराब होने वाला है। बिल्कुल। और न सिर्फ बताएगा, बल्कि उसे अपने आप ठीक करने के लिए कदम भी उठा सकता है, जैसे ट्रैफिक को दूसरे रास्ते पर भेजना या सिस्टम को रिबूट कर देना। अरे वाह! एक विशेषज्ञ हैं निक लिपिस, उन्होंने तो ये भविष्यवाणी की है कि 2026 तक टियर 1 और टियर 2 ऑपरेशंस में कोई इंसान शामिल नहीं होगा। कोई इंसान नहीं? हाँ, एजेंटिक एआई सिस्टम खुद ही समस्याओं का समाधान करेंगे, बदलाव मैनेज करेंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट भी करेंगे। ठीक है, एआई ऑप्स में नेटवर्क को बेहतर बनाना समझ आता है, लेकिन साइबर सुरक्षा में एआई का जिक्र आते ही थोड़ा डर भी लगता है। क्या हम उसी तकनीक से बचाव कर रहे हैं जिससे हमलावर और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं? आपके सोर्सेस इस दोधारी तलवार के बारे में क्या कहते हैं? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है और स्रोतों में इस पर राय बिल्कुल साफ है। जैसा कि मैथ्यू शार्प कहते हैं, आपको आग से आग को बुझाना होगा। आग से आग को बुझाना होगा? हाँ, क्योंकि हमलावर निश्चित रूप से एआई का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए बचाव के लिए इसका इस्तेमाल अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। तो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इसका? इसके कई उपयोग हो रहे हैं। पहला, पहुंच प्रबंधन या आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। पहले हम सिर्फ इंसानों की पहचान मैनेज करते थे, अब हमें एआई एजेंट्स और मशीनों की पहचान भी मैनेज करनी पड़ रही है। मतलब हर डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। और ये सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं है। अच्छा? एआई अब कोड के अंदर झांककर भी कमजोरियां ढूंढ रहा है। सिस्को के शोधकर्ता छोटे भाषा मॉडल मतलब एसएलएम्स का उपयोग करके ऐसे ऑटोनोमस एजेंट्स बना रहे हैं जो कोड में कमजोरियों को ठीक वैसे ही खोज सकते हैं जैसे कोई इंसान करता है। और तीसरा, यह सुरक्षा संचालन के जो रोजमर्रा के काम हैं उन्हें ऑटोमेट कर रहा है। एक विश्लेषण में पाया गया कि सुरक्षा टीमों का लगभग 67% काम 67%? हाँ, 67% काम मशीनी है, जैसे सबूत इकट्ठा करना, अलर्ट की पुष्टि करना। एआई इस पूरे काम को अपने हाथ में ले सकता है ताकि इंसान असली खतरों पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो हमने देखा कि कैसे नेटवर्क ने सोचना सीखा और एआई उसे बुद्धि दे रहा है, लेकिन ये सब लैब में नहीं हो रहा, असल दुनिया में हो रहा है। तो ये सोचने वाला नेटवर्क हमें बाजार में और कंपनियों के काम करने के तरीके में कहाँ दिख रहा है? सबसे बड़े ट्रेंड्स क्या हैं? पहला ट्रेंड तो आंकड़ों में ही दिखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्केलेबल एसडीएन बाजार 2035 तक $320 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। $320 बिलियन? ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्री का कायापलट है। और इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे एआई का हाथ जरूर होगा, जिसे चलाने के लिए बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर चाहिए। आपने नब्ज पकड़ ली। और यहीं से हमारा दूसरा ट्रेंड आता है, डेटा सेंटर की वापसी। वापसी? हाँ, कुछ साल पहले लग रहा था कि प्राइवेट डेटा सेंटर खत्म हो जाएंगे और सब कुछ पब्लिक क्लाउड पर चला जाएगा। सही। लेकिन एआई वर्कलोड की वजह से डेटा सेंटरों में बाहरी निवेश हो रहा है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में। मैकिन्सी का अनुमान है कि 2030 तक डेटा सेंटर की क्षमता की मांग लगभग 3 गुना हो सकती है। 3 गुना? और इसका बड़ा हिस्सा एआई की वजह से होगा? लगभग 70% हिस्सा सिर्फ एआई की वजह से होगा। तो ये तो हुई डेटा सेंटर की बात, लेकिन जो कंपनियां हैं जिनके ऑफिस देश भर में फैले हैं, उन पर इसका क्या असर हो रहा है? ये हमारा तीसरा और शायद सबसे कामयाब ट्रेंड है, SD-WAN का उदय। SD-WAN? ये SDN का सबसे बड़ा और सबसे सफल एप्लीकेशन है। ये उन कंपनियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनकी कई शाखाएं हैं और जो क्लाउड सेवाओं का बहुत ज्यादा उपयोग करती हैं। अच्छा। SD-WAN उन्हें अपने पूरे वाइड एरिया नेटवर्क पर वही सेंट्रल कंट्रोल देता है जिसकी हमने बात की थी। इससे वो ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और लागत भी कम कर सकते हैं। तो ये इस सोचने वाले नेटवर्क का सबसे लोकप्रिय ऐप बन गया है, आप कह सकते हैं। और तकनीक के लिहाज से क्या हम SDN से भी आगे बढ़ रहे हैं? मैंने एक शब्द पढ़ा है जो बहुत भविष्यवादी लगता है, इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग।
हाँ, और ये चौथा और शायद सबसे रोमांचक ट्रेंड है, इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग या IBN। ये सिर्फ SDN का अगला कदम नहीं है, ये नेटवर्क मैनेजमेंट के पूरे दर्शन को, मतलब पूरी फिलॉसफी को बदल देता है। कैसे? अब तक हम नेटवर्क को बताते थे कैसे करें, मतलब बारीक नियम और कमांड्स देते थे। IBN में हम नेटवर्क को सिर्फ क्या करें बताते हैं। क्या करें मतलब? एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। आप नेटवर्क को कमांड नहीं देंगे, आप अपनी इच्छा या इंटेंट बताएंगे। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रैफिक को फाइल डाउनलोड पर हमेशा प्राथमिकता दो, ओके। या इस यूजर ग्रुप को किसी भी हाल में फाइनेंशियल सर्वर तक पहुंचने मत दो। अच्छा, बस इतना ही? बस इतना ही। इसके बाद नेटवर्क खुद AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके ये पता लगाएगा कि इस इच्छा को पूरा करने के लिए कौन सी नीतियां और कॉन्फ़िगरेशन लागू करनी है, और ये लगातार निगरानी भी करेगा कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है या नहीं। ये तो बिजनेस और IT के बीच की दूरी को सच में खत्म कर देने जैसा है। बिल्कुल। जब नेटवर्क इतना स्मार्ट और ऑटोमेटेड हो जाए तो जाहिर है हमारी सुरक्षा की सोच को भी बदलना होगा। क्या जीरो ट्रस्ट का आइडिया यहीं से आता है? बिल्कुल। हमारा 5वां ट्रेंड है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। ये एक सुरक्षा मॉडल है जो पुराने ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा करो पर जांचो वाले मॉडल को पूरी तरह से खारिज कर देता है। तो नया मॉडल क्या है? नया मॉडल है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। कभी भरोसा मत करो, हमेशा जांचो। ये मानता है कि नेटवर्क के अंदर या बाहर किसी पर भी डिफॉल्ट रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसा कि पाब्लो तखीर ने बताया, हमले अब सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि नेटवर्क के अंदर मौजूद कमजोरियों से भी हो रहे हैं। तो हर कनेक्शन को सत्यापित करना जरूरी है। हर कनेक्शन, हर अनुरोध को हर बार, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। तो हमने नेटवर्क के हार्डवेयर से आजाद होने, फिर सोचने की क्षमता पाने और अब AI की मदद से हमारी इच्छाओं को समझने तक का सफर देखा। ये एक पूरी क्रांति है। इन सभी जानकारियों से श्रोताओं के लिए कौन सी एक बड़ी बात है जो उन्हें याद रखनी चाहिए? एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है जो इन सभी स्रोतों से बार बार उभर कर आती है, और वो है स्किल्स गैप। स्किल्स गैप यानी कौशल का अंतर? हाँ, तकनीक लोगों के सीखने की गति से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। रॉबर्ट हाफ की एक रिपोर्ट बताती है कि सीनियर लेवल नेटवर्किंग पेशेवरों की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन वैसे विशेषज्ञ नहीं मिल रहे हैं। हाँ, ऐसे विशेषज्ञ मिलना मुश्किल हो रहा है जो इस नई AI संचालित और प्रोग्रामेबल दुनिया की जटिलता को समझते हों। मतलब ये सिर्फ नई तकनीक खरीदने की बात नहीं है, बल्कि उसे चलाने और उससे बात करने के लिए सही लोग होने की भी बात है। बिल्कुल। असली चुनौती सिर्फ SDN या AI को लागू करना नहीं है, बल्कि IT टीमों को बदलना है। एक स्रोत में डेवलपर और नेटवर्क टीम के बीच एक दीवार की बहुत अच्छी तस्वीर थी। SDN और P4 जैसी तकनीकें उस दीवार को तोड़ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन नए, जटिल और सोचने वाले सिस्टम को डिजाइन, मैनेज और इनसे बात कौन करेगा? भविष्य केवल तकनीक बनाने वालों का नहीं है, बल्कि उन लोगों का भी है जो इसकी भाषा में महारत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की दुनिया को एक साथ समझ सकते हैं। यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा अवसर भी।